हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रा क्लासेस। आज हम इन्वायरमेंट का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, डोमेस्टिक कार्बन मार्केट, और इंडिया क्यों बनाने जा रहा है एक डोमेस्टिक कार्बन मार्केट। ऑलराइट, बट ये डोमेस्टिक कार्बन मार्केट न्यूज़ का बस एक पार्ट है। न्यूज़ में और भी काफ़ी कुछ है इंपॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले कि न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है वेडनेसडे को, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2001। ठीक है, ये जो ओरिजिनल एक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2001, इसका अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब ये ओरिजिनल एक्ट में कुछ चेंजेस लाने हैं। ठीक है, एक्ट तो 20 साल पहले आया था, 21 साल पहले, उसमें अब कुछ चेंजेस लाने जा रहे हैं, इस वजह से न्यूज़ में है। और वो चेंजेस क्या है, उसमें से एक चेंज तो यही है कार्बन मार्केट बनाने का, और बाकी चेंज हम देखेंगे। सो लेट्स सी। सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके मेन प्रोविजंस क्या हैं, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, लेट्स सी। इसके टू मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में, उसके दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला क्या है कि ग्रीन एनर्जी का यूज़ कंपलसरी कर दिया जाए कुछ लोगों के लिए, सर्टेन ग्रुप के लिए। ठीक है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी से क्या मतलब है यहाँ पे, रिन्यूएबल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल नहीं, उसका यूज़ कंपलसरी कर देते सर्टेन ग्रुप के लिए। और उस सर्टेन ग्रुप में रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स भी इंक्लूड हैं। पहले ऐसा नहीं था, ये नया है। ठीक है, पहले सिर्फ कमर्शियल्स के लिए होता था, अभी रेजिडेंशियल को भी ऐड कर दिया गया है। जैसे रेजिडेंशियल मतलब हम और आप जैसे लोग, लेकिन जो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं, उनके लिए, ठीक है, उनके ऊपर भी थोड़ा सा कंपलसरी कर दिया जाएगा ग्रीन एनर्जी का कंजम्पशन। कैसे करेंगे, सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल कंजम्पशन मस्ट कम फ्रॉम रिन्यूएबल्स। फॉर एग्जांपल, अगर कोई 2000 किलोवाट का उसका कंजम्पशन है महीने का, तो उस 2000 में से लेट से 1000 रिन्यूएबल से आना चाहिए और 1000 फॉसिल फ्यूल से, जैसा आ रहा है। ठीक है, इस तरह से कुछ पार्ट कंपलसरी कर देंगे जो ग्रीन एनर्जी से आना चाहिए। ऐसा एक प्रोविज़न है नए वाले अमेंडमेंट में। तो ये तो पहला पार्ट है। दूसरा क्या है, टू इस्टेब्लिश अ डोमेस्टिक कार्बन मार्केट, ये दूसरा पार्ट है इसका। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे डोमेस्टिक कार्बन मार्केट क्या होता है। और इसके साथ साथ तीसरा क्या है इसमें कि एनर्जी कंजर्वेशन रूल्स नाउ टू अप्लाई ऑन लार्ज रेजिडेंशियल बिल्डिंग एज वेल। ये मैंने पहले ही बताया कि जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल नहीं, अगर कोई रहता भी है उसमें, लेकिन बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है, बहुत ढेर सारे एसी वगैरह लगे हुए हैं, तो उनके ऊपर भी अप्लाई होगा लॉ। अब से, पहले नहीं होता था, अब होगा। ऑलराइट, क्योंकि ये किसी पुराने एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है, तो इसलिए हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि पुराना एक्ट क्या है। कई बार क्वेश्चन पुराने एक्ट से आ जाता है, ओरिजिनल एक्ट से। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 आज से 21 साल पहले आया था। जैसा आप यहाँ पॉइंट देख सकते हैं, पावर द फर्स्ट फेज ऑफ इंडिया शिफ्ट टू मोर एनर्जी एफिशिएंट फ्यूचर। इंडिया का जो पहला फेज़ था, जैसे जो अभी जो लॉ आया, ये दूसरा फेज़ है, क्योंकि पहले 20 साल से एक चल रहा था, वो फर्स्ट फेज़ था। तो ये एक्ट, इसी इसके जो प्रोविजंस थे, इसी से हम एफिशिएंट फ्यूचर की तरफ जा पाए थे। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में आया था। और इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, इसने स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए एनर्जी कंजर्वेशन और एफिशिएंसी के, कि किसको कितना एनर्जी कंज्यूम करना है, किसको कितना बचाना है, ये सब डिफाइन किया पहली बार एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 से। ठीक है, और इसने प्रिस्क्राइब किए एफिशिएंसी स्टैंडर्ड अप्लायंसेस के लिए, कि एयर कंडीशनर में कितना होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर में कितना होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि जो नई एसी आती है आजकल, उस पर 24 बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। आप एसी कभी भी ऑफ करके ऑन करेंगे, फिर से 24 पे सेट हो जाएगा। राइट, तो ये सब स्टैंडर्ड किसने सेट किया है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट से सेट हुआ है। ठीक है, किया किसने है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ने एक बॉडी बनाई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, ये जितना चीज़ ऊपर हो रहा है, ये किसने किया है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने किया है। और इस बॉडी को बनाया किससे गया है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 से। इसका क्या मतलब हुआ कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो स्टैचुटरी बॉडी है। ठीक है, जो इस लॉ से बनी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। आप इसका नाम अक्सर देखेंगे जब भी क्लीन एनर्जी या एनर्जी एफिशिएंसी की बात आती है, तो उसके पीछे BEE का ही हाथ होता है। ठीक है, जैसे आपने स्टार रेटिंग्स देखी होगी, जो भी नए अप्लायंसेस आते हैं, एसी या फ्रिज, सब पे स्टार रेटिंग होती है। जितना ज़्यादा स्टार, उतना एफिशिएंट वो अप्लायंस होता है। ठीक है, तो ये स्टार रेटिंग कौन देता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी देती है। ठीक है, और एलईडी बल्ब, जैसे आप हर जगह एलईडी बल्ब लगते हैं, तो ये एक लार्ज स्केल शिफ्ट हुआ है एलईडी बल्ब्स की तरफ, इसका प्रमोशन भी BEE ने किया है। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा रोल है। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ये पाँच होते हैं जो मैंने बताया आपको, और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसी से बनाया गया है। ऑलराइट, अब हम देखेंगे स्टेटस क्या है इंडिया के एनर्जी एफिशिएंसी का। इससे ये पता चलेगा कि जो पहला लॉ था 2001 वाला, वो सक्सेसफुल था या अनसक्सेसफुल था। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सक्सेसफुल इनिशिएटिव ऑफ BEE हैव रिजल्टेड इन मासिव एनर्जी सेविंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। BEE ने जो भी किया है, जैसे स्टार रेटिंग सिस्टम या एलईडी बल्ब्स या और भी बहुत कुछ, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी सेव किया है इंडिया ने। ठीक है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम।
और ये कैसे पता चला कि हमने एनर्जी सेव की है? द एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इंडियाज जीडीपी हैज़ बिन डिक्लाइनिंग सिंस 1981। एनर्जी इंटेंसिटी इंडिया का 1981 से ही डिक्लाइन हो रहा है डिस्पाइट ग्रोइंग डिमांड एंड कंजम्पशन। वक्त के साथ एनर्जी का डिमांड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ रहा है, हर तरफ नई कंपनी बन रही है, फैक्ट्रीज बन रही हैं, तो कंजम्पशन और डिमांड दोनों बढ़ रहा है, लेकिन जो एनर्जी इंटेंसिटी है वो डिक्लाइन हो रही है 1981 से। इससे पता चलता है कि कंट्री एनर्जी एफिशिएंट हुई है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, डिटोरिएट नहीं हुई है, ठीक है, इंप्रूव हुई है। एनर्जी इंटेंसिटी क्या होता है? ये एक टूल है जिससे पता चलता है कि कोई भी इकोनॉमी कितनी एफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। एनर्जी इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ जीडीपी। अगर जीडीपी को यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो 1 यूनिट जीडीपी को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसको एनर्जी इंटेंसिटी कहते हैं। अब यहाँ से सिंपल सा पता चलता है कि अगर ज़्यादा एनर्जी लग रही है 1 यूनिट जीडीपी प्रोड्यूस करने में, मतलब एफिशिएंसी नहीं है, और अगर कम लग रही है तो मतलब एफिशिएंसी है। तो आप देख सकते हैं कि 1981 से इंडिया का एनर्जी इंटेंसिटी डिक्लाइन हो रहा है, मतलब हम कम एनर्जी में ज़्यादा जीडीपी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ऑलराइट, तो एनर्जी इंटेंसिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जानना, क्या होता है, इसका डिक्लाइन से क्या होता है, इंक्रीज से क्या होता है, और इंडिया का परफॉर्मेंस, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ऑलराइट, नाउ कुछ प्रोविजंस उस बिल के जो इम्पॉर्टेंट है वो भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि 2001 का जो ओरिजिनल वाला लॉ था उसमें अप्लायंसेस और इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड सेट किए गए, ठीक है, कि एसी ऐसे चलनी चाहिए, फ्रिज ऐसे चलना चाहिए। लेकिन जो नया लॉ आया है ये अप्लायंसेस और इक्विपमेंट के साथ साथ अब नए एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड सेट करेगा। किसके लिए? मोटर व्हीकल्स के लिए, शिप्स के लिए, वाटर वेसल्स के लिए, इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए, इवन बिल्डिंग्स के लिए, ठीक है। पहले सिर्फ अप्लायंसेस और इक्विपमेंट्स पे होता था, अब मोटर व्हीकल्स पे भी स्टैंडर्ड सेट होगा कि कितना एनर्जी कंज्यूम करना चाहिए इसको, शिप्स को कितना करना चाहिए, वाटर वेसल्स को कितना करना चाहिए, और इंडस्ट्रियल यूनिट्स, इवन बिल्डिंग्स को भी, ठीक है। और ये नए सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड्स लेके आएगा जो हर तरह की बिल्डिंग पे अप्लाई होंगे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे भी होंगे। पहले जो बिल्डिंग कोड बनते थे वो सिर्फ फैक्ट्रीज़ पे या कमर्शियल बिल्डिंग्स पे लगते थे, अब जो घर होते हैं लोगों के उस पर भी कोड लगेगा कि घर कैसा बनाना चाहिए, कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं, कितनी एनर्जी कंज्यूम करनी चाहिए, ETC। ऑलराइट, नाउ अब हम देखते हैं कार्बन मार्केट क्या है, ठीक है। तो कार्बन मार्केट आपने सुना होगा पहले भी। कार्बन मार्केट, यहाँ पे जो कार्बन वर्ड है वो कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, जो एमिशन होता है फैक्ट्री वगैरह से धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। कार्बन मार्केट क्या होता है? मान लीजिए कोई फैक्ट्री है और उसके ऊपर एक वो लगा दिया गया रिस्ट्रिक्शन कि उसको 2 टन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालना है अपनी फैक्ट्री से, ठीक है। इससे ऊपर निकला तो फ़ाइन पड़ेगा, और इससे मतलब 2 टन उसकी लिमिट है, ठीक है, इसके पार नहीं जाना चाहिए। तो मान लीजिए उस कंपनी ने कुछ टूल्स यूज़ किए और कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया, और उसकी लिमिट थी 2 टन, उसने 1 ही टन एमिट किया, 1 टन बचा लिया पूरा। अब ये जो 1 टन उसने बचाया है इसको क्रेडिट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इसको कार्बन क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। और इसको वो दूसरों को बेच सकता है, इसके बदले में उसको पैसे मिलेंगे, इंसेंटिव, ठीक है। और इसको खरीदेगा कौन? कार्बन क्रेडिट को। मान लीजिए एक दूसरी फैक्ट्री है सेम जगह पे, उसको भी 2 टन का मिला था पर उसने 3 टन खर्च कर दिए, ठीक है। उसका लिमिट था 2 टन, लेकिन उसने 3 टन कार्बन एटमॉस्फेयर पे छोड़ दिया, तब उसको फ़ाइन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फ़ाइन ना देने के बदले वो क्या कर सकता है, वो दूसरी जो जिसने पहले अपना 1 टन बचाया था उससे वो क्रेडिट खरीद सकता है और अपने में दिखा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक इंसेंटिव है जो फैक्ट्रीज़ को इनकरेज करता है ताकि वो कम से कम एमिशन करें, ठीक है। अगर बचाएंगे तो पैसे कमा सकते हैं, और जो ज़्यादा करेगा उसको ख़रीदना पड़ेगा, उसके पैसे और खर्च होंगे। तो ओवरऑल क्या एम है कार्बन मार्केट का कि एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड कम कर दिया जाए, इस वजह से मार्केट बनाया गया है, ठीक है। तो ये डोमेस्टिक कार्बन मार्केट है, मतलब ये इंडिया के अंदर ही काम करेगा, ये नई बात है। इसमें कार्बन मार्केट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। इंटरनेशनल लेवल पे कार्बन मार्केट ऑलरेडी काम करता है, क्योटो प्रोटोकॉल में बनाया गया था कार्बन मार्केट। उसके तहत जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना, USA, इन लोग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, जिसमें एग्जांपल दिया था 2 टन 1 टन वाला। तो वही इंटरनेशनल कार्बन मार्केट को अब डोमेस्टिक लेवल पे बनाने की तैयारी की जा रही है, ठीक है। इसका एम क्या है, क्यों बनाया जा रहा है? ताकि क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो सके एटमॉस्फेयर में से, ठीक है, इस वजह से बनाया गया है। तो कार्बन मार्केट इस तरह काम करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, तो ये जो डोमेस्टिक कार्बन मार्केट बन रहा है, तो क्या ये इंडिया पहली कंट्री है जो ऐसा बना रही है? नहीं, यूरोप में ऑलरेडी एक ऐसा मैकेनिज्म है जो चल रहा है, ETS कहते हैं उसको, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम,
चाइना के पास भी अपना एक डोमेस्टिक कार्बन मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता था कि इंडिया एक पहली ऐसी कंट्री है जो डोमेस्टिक लेवल पे कार्बन मार्केट बनाने जा रही है, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। यूरोप के पास ऑलरेडी है और चाइना पे भी है। इनफैक्ट जो BE है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वो भी एक सिमिलर स्कीम ऑलरेडी चला रही है वो टाइम से। पैट कहते हैं उसको, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, पैट कहते हैं, ठीक है। उसके तहत जो यूनिट्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, जैसे उनका जो स्टैंडर्ड सेट किया गया उससे ज़्यादा उन्होंने एफिशिएंसी दिखाई, तो उनको सर्टिफिकेट मिलता है, एफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जिसको सेल कर सकते हैं। किसको? जो लोग नहीं बचा पाए अपनी एनर्जी, उनको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी पैट भी याद रखने की चीज़ है कि पैट क्या होता है, परफॉर्म अचीव ट्रेड, सिमिलर उस पर काम करता है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिलते हैं जिसको बायो सेल किया जा सकता है। लास्ट में एक मॉक टेस्ट है आपके लिए, अगर आपने ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है। अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो भी सही हो। ऑलराइट, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन सम अदर वीडियो, टिल देन टेक केयर।